तो नमस्कार साथियों, क्या हाल आप सभी के। आपका स्वागत है हमारी इस द्रोणा पीसीएस यूट्यूब चैनल पर, जिसके अंदर हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की क्या करवा रहे हैं, तैयारी करवा रहे हैं। तो हम किसकी बात कर रहे थे, राजनीतिक विज्ञान के अंदर टॉपिक हमारा कौन सा चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय। कौन सा टॉपिक चल रहा है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में हमने मोटी मोटी बात कर ली थी। अब हमको क्या पढ़ने, आज इसके अनुच्छेद पढ़ने, क्या पढ़ने हैं, अनुच्छेद पढ़ने हैं। मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल जो 124 है, आर्टिकल 124 के अंदर इसका कार्यकाल, इसका गठन कैसे होता है, ठीक है। इसकी जो पदावधि होती है, योग्यता, नियुक्ति, शपथ और कार्यकाल से संबंधित जो प्रावधान है किसमें है, वो आर्टिकल 124 के अंदर है। तो 124 दोस्तों, 124 एक के अंदर क्या लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि संसद के द्वारा की जाएगी। मतलब सुप्रीम कोर्ट है, उसके अंदर न्यायाधीशों की संख्या में अगर वृद्धि करनी होगी तो वो कौन करेगा, संसद कानून बनाकर करेगा। सुप्रीम कोर्ट, तो लिखो आप, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों में, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों में वृद्धि संसद द्वारा की जाएगी। क्या, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों में वृद्धि संसद द्वारा विधि बनाकर किया जाएगा, मतलब कानून बनाकर किया जाएगा। जब भी संसद को क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट में वो न्यायाधीश होता है, उसको संख्या में वृद्धि का मेन अधिकार किसका होता है, संसद को होता है। किसको होता है, संसद को होता है। सुप्रीम कोर्ट की बात करूं तो इसका जो उद्घाटन हुआ था 28 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था, 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का क्या हुआ, उद्घाटन हुआ, उद्घाटन हुआ। उस टाइम अगर मैं पूछूं तो न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, 8। मतलब उस टाइम न्यायाधीशों की जो संख्या थी, न्यायाधीशों की जो संख्या थी ना, न्यायाधीशों की संख्या, और न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, 8। मतलब एक मुख्य न्यायाधीश, 7 क्या हो गए अन्य न्यायाधीश, और टोटल कितने हो गए, 8। तो 1950 के अंदर कितने थे, टोटल 8 थे। उसके बाद में कानून बनाकर विधिवत के द्वारा 1956 में कितने कर दिए गए, 1956 में 11 थे। और 1960 के अंदर, 1956 में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई गई, 11 कर दी। पहले कितने थे, 8 थे, कितने बढ़ाए, 3 बढ़ाए गए। कब, 1956 के अंदर पहली बार अगर पूछे कि सर्वोच्च न्यायालय के अंदर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि पहली बार कब की गई थी, 1956 के अंदर। कितने न्यायाधीश और ऐड किए गए, 3। पहले कितने थे, 8 थे। उसके बाद 1960 के अंदर 14 कर दिए गए, फिर 3 बढ़ाए गए। वर्तमान के अंदर अगर पूछे न्यायाधीशों की संख्या कितनी है सर्वोच्च न्यायालय के अंदर, तो टोटल कितनी है, 34 है। कितनी है, 34। यानी 33 अन्य न्यायाधीश और एक क्या है, मुख्य न्यायाधीश। और ये संख्या कब बढ़ाई गई, 34 न्यायाधीशों की संख्या कब की गई, 31 थी पहले, और बाद में 34 3 बढ़ा दी गई 2019 के अंदर। ठीक है, तो न्यायाधीश 124 नंबर आर्टिकल यही कहता है कि जब भी न्यायाधीशों के अंदर, सर्वोच्च न्यायालय के अंदर न्यायाधीशों की वृद्धि करनी होगी, तो उसका जो अधिकार रहेगा वो किसको रहेगा, संसद को रहेगा। किसको रहेगा, संसद को रहेगा। और संसद, जब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को, उस टाइम कितने थे, टोटल 8 थे, मुख्य न्यायाधीश के समेत। और वर्तमान में अगर 2019 में जो वृद्धि की गई थी वो कितने, 34 है। 33 प्लस 1 मुख्य न्यायाधीश। और वर्तमान में अगर पूछे तो सर्वोच्च न्यायालय के अंदर न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो टोटल कितनी है, 34 न्यायाधीश है। 33 प्लस 1 34 टोटल न्यायाधीश है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। अब क्या होता है, 124(3) के अंदर क्या लिखा हुआ दोस्तों, 124(3) के अंदर लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से बनने हेतु योग्यता क्या है। सुप्रीम कोर्ट का अगर किसी को न्यायाधीश बनना है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने हेतु योग्यता किसमें है, 124(3) में है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने हेतु योग्यता, योग्यता किसमें है, 124(3) के अंदर है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने हेतु योग्यता दोस्तों क्या क्या चाहिए। पहली बात है कि सभी में मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राज्यपाल, राष्ट्रपति, कोई भी हो, उसके लिए सबसे पहली शर्त तो क्या होगी, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ये लाइन सभी के अंदर आएगी। कौन सी, भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए,
भारत का नागरिक होना चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर भारत में पद है तो क्या भारत का नागरिक ही होना चाहिए। 2 नंबर है, किसी भी हाईकोर्ट में 5 वर्ष तक वह न्यायाधीश रहा हो। मतलब कोई भी व्यक्ति क्या हाईकोर्ट के अंदर कम से कम 5 साल तक क्या रहा हो, न्यायाधीश रहा हो। किसी भी हाईकोर्ट यानी किसी भी हाईकोर्ट मतलब उच्च न्यायालय के अंदर किसी भी हाईकोर्ट में 5 वर्ष तक, कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, न्यायाधीश रहा हो। कम से कम कितने वर्ष? 5 वर्ष न्यायाधीश रहा हो। और तीसरी जो शर्त है कौन सी है? किसी भी हाईकोर्ट में क्या, किसी भी हाईकोर्ट के अंदर, किसी भी हाईकोर्ट में 10 वर्ष तक अधिवक्ता, 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। मतलब वकील, क्या है? वकील। ठीक है, इन दोनों में से एक कंडीशन को क्या करना पड़ेगा? आपको पूरा करना पड़ेगा। या तो वो क्या होना चाहिए, हाईकोर्ट के अंदर 5 साल तक क्या हो, न्यायाधीश के पद पर रहा हो। अगर वह न्यायाधीश नहीं होना तो कम से कम उसकी क्या है, 10 साल तक वकालत की हो। किसमें? हाईकोर्ट के अंदर। मतलब अधिवक्ता रहा हो, मतलब वकील रहा हो। अगर इन दोनों में से एक तो शर्त होगी कि भारत का नागरिक हो, और इन दोनों में से क्या होनी चाहिए, एक शर्त को पूरा करता होना चाहिए। तो उसको क्या बना दिया जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाएगा। तो किसमें है न्यायाधीश बनने हेतु योग्यता? किसमें है? 124(3) के अंदर है। उसके बाद हम 124 के अंदर बात करेंगे किसकी नियुक्ति कौन करता है। तो नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 124(2) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो, नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कौन करेगा नियुक्ति? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। कार्यकाल की अगर मैं इसी में क्या दे रखा है, कार्यकाल दे रखा है 124(2) के अंदर। कार्यकाल की बात करूं तो कार्यकाल, सेवानिवृत्ति की आयु होनी चाहिए 65 वर्ष। क्या है इसमें? सेवानिवृत्त। मतलब जब वह व्यक्ति क्या हो जाएगा, 65 साल का हो जाएगा ना, 65 साल तक उसकी क्या रहती है, आयु रहती है। मान लो अगर उसकी आयु कितनी है, 64 वर्ष है, ठीक है, और वह क्या न्यायाधीश बन चुका है, तो 65 साल होते क्या हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा। मतलब वो 1 साल तक बन सकता है। अगर 62 में बना है तो अगर उसकी उम्र क्या होगी, 65 वर्ष होगी, तो वो 3 साल तक रह सकता है। मतलब उम्र क्या फिक्स है, हाईएस्ट उम्र है 65 वर्ष तक क्या है वो न्यायाधीश के पद पर रह सकता है, चाहे 6 महीने रहा हो, चाहे 5 साल तक हो। तो सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 65 वर्ष है। कितनी है? 65 वर्ष निर्धारित की गई है। कितनी वर्ष निर्धारित की गई है? 65 वर्ष निर्धारित की गई है। ठीक है, और अगर त्याग पत्र देना हो उसको, त्याग पत्र किसको देगा? त्याग पत्र राष्ट्रपति को देगा। अगर मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश त्याग पत्र देना चाहते हैं तो त्याग पत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। तो नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। कार्यकाल की बात करूं तो सेवानिवृत्त की आयु है कितनी? 65 वर्ष है। कितनी है? 65 साल है। और त्याग पत्र की बात करूं तो त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को दिया जाएगा। तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद है कार्यकाल से पूर्व पद से हटाना। क्या है कार्यकाल से पूर्व? मतलब न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो तो कार्यकाल के पूर्व, कार्यकाल के पूर्व पद से हटाना, पद से हटाना। और ये किस में है? 124(4) के अंदर है। किसके अंदर है? कार्यकाल के दौरान या कार्यकाल के पूर्व भी क्या उसको क्या कर देना? पद से हटा देना। कारण, 2 कारण से इसको हटाया जा सकता है। सिद्ध कदाचार, क्या नाम है इसका? 2 कारण सिद्ध कदाचार। क्या है? सिद्ध कदाचार। और एक दूसरा कारण कौन सा है? अक्षमता। क्या है? अक्षमता के आधार पर क्या किया जा सकता है? इनको अपने पद से, मतलब कार्यकाल से पूर्व क्या किया जा सकता है? इनको हटाया जा सकता है। कौन सी? सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर। किसमें लिखा हुआ कार्यकाल के पूर्व पद से हटाना? आर्टिकल 124(4) के अंदर लिखा हुआ है। तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद है दोस्तों 124(7).
124(7) 124(7) के अंदर क्या लिखा हुआ है? 124(7) के अंदर लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद, क्या, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के पश्चात विधि व्यवसाय नहीं कर सकता। क्या है? सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के पश्चात, कब? सेवानिवृत्ति के पश्चात क्या नहीं कर सकता? विधि व्यवसाय नहीं कर सकता, विधि व्यवसाय नहीं कर सकता, व्यवसाय नहीं कर सकता। मतलब जब वैसे ही जैसे उसका कार्यकाल पूरा होता है तो विधि मतलब क्या, वकालत नहीं कर सकता, मतलब उसको क्या है, काम नहीं करना पड़ेगा, काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट को कोई भी न्यायाधीश हो, सेवानिवृत्त होने के बाद क्या वो काम नहीं कर सकता। उसके बाद में दोस्तों आर्टिकल 125 की बात करेंगे हम। आर्टिकल 124 हमारा पूरा हो चुका है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते किसके अंदर है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भत्ता, न्यायाधीशों के वेतन भत्ते किसके अंदर है? 125 के अंदर है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों वेतन भत्ते के मतलब उनको जो वेतन भत्ते दिए जाते हैं ना, उसकी बात किसमें लिखी गई है? आर्टिकल 125 में। और उसके बाद में कौन सा आता है? आर्टिकल 126 आता है, जिसमें क्या है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, किसकी बात की गई है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, अब कार्यवाहक न्यायाधीश की बात करूं, अगर मान लो कोई न्यायाधीश क्या है, मुख्य न्यायाधीश वो नहीं आया, ठीक है, मतलब एब्सेंट है आज की तारीख में मान लो, ठीक है, और वो मुख्य न्यायाधीश नहीं आया है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा? जो भी क्या है पीछे न्यायाधीश बचे हैं उनमें से क्या है, एक न्यायाधीश को चुनेगा और वो क्या करेगा? इस न्यायाधीश की कुर्सी को संभालेगा एक दिन के लिए। ठीक है, तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की बात किसमें की गई है? आर्टिकल 126 में। 125 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते हैं, किसमें? 125 में। और 126 में क्या? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है। और 124(7) में क्या बताया था मैंने? सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के पश्चात विधि व्यवसाय क्या नहीं कर सकता है? क्या नहीं कर सकता? विधि व्यवसाय नहीं कर सकता है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम किसकी बात करेंगे? आर्टिकल 100 अनुच्छेद 147, अभी 147 नहीं है, 127 तदर्थ न्यायाधीश, 127 तदर्थ न्यायाधीश। अब ये तदर्थ न्यायाधीश क्या होता है? जब सुप्रीम कोर्ट का कोरम क्या पूरा नहीं हो जाता, मतलब काम जब हद से भी ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो क्या अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। हाईकोर्ट से जो न्यायाधीश बुलाए जाते हैं, एक्स्ट्रा जो न्यायाधीश बुलाए जाते हैं ना काम करने के लिए, जब तक काम रहेगा तब तक क्या करेंगे? ये कार्य करेंगे, तो उनको क्या कहते हैं? तदर्थ न्यायाधीश। तो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत है? किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 127 के तहत। आपसे इतना प्रश्न पूछेगा कि तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किस आर्टिकल के अंदर है, तो आपको इतना ध्यान रखना है, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किस में है? 127 के अंदर है। उसके बाद में दोस्तों 128 के अंदर बात करूं मैं, तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश, इसमें क्या लिखा हुआ है? सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति पुनः सुप्रीम कोर्ट में करना। मतलब काम जब मेन वही बात है, तदर्थ न्यायाधीश हाईकोर्ट से बुलाए जाते हैं। और सेवानिवृत्त में क्या होता है? जिनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, ऐसे न्यायाधीश जो क्या है कार्यकाल पूरा कर चुके होते हैं, और लेकिन कई बार क्या काम जब हद से भी ज्यादा बढ़ जाता है, तो कभी कभी क्या बुला लिया जाता है इनको, जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है ना, इनको भी बुला लिया जाता है। तो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति पुनः सुप्रीम कोर्ट में करना, जब तक काम रहेगा तब तक के लिए किया जाएगा इनको नियुक्त। तो आर्टिकल किसके अंदर है? आर्टिकल 128 के अंदर है। उसके बाद में आता है अनुच्छेद 129।
आर्टिकल 129 में दोस्तों क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या एक अभिलेख न्यायालय है, क्या है, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, एक अभिलेख न्यायालय है, अभिलेखीय न्यायालय है, अभिलेखीय न्यायालय है। अभिलेखीय न्यायालय दोस्तों क्या है, अभिलेख मतलब सुप्रीम कोर्ट की प्रत्येक बात क्या नोट की जाएगी, लिखी जाएगी, आप इसका रिकॉर्ड आने वाले मतलब पीछे 50 साल का भी रिकॉर्ड देख सकते हो और आने वाले 50 साल बाद आज का रिकॉर्ड भी क्या है देख सकते हो, मतलब प्रत्येक बात क्या इसकी लिखी जाएगी, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या एक अभिलेख न्यायालय है, क्या है, अभिलेखीय न्यायालय है, ठीक है। और उसके बाद अनुच्छेद की एक बात करूं मैं तो अनुच्छेद 130, आर्टिकल दोस्तों 130 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट के बैठकों का स्थान, सुप्रीम कोर्ट के बैठकों का स्थान, बैठकों का स्थान वैसे दिल्ली के अंदर है, लेकिन क्या राष्ट्रपति के द्वारा क्या है, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश अन्य स्थान पर क्या कर सकता है, बैठक कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट की बैठकों का स्थान निर्धारित किया जाता है, वो किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 130 के तहत। और अनुच्छेद 129 में सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय होगा। और 128 के अंदर सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति पुनः सुप्रीम कोर्ट में करना। और आर्टिकल 127 में क्या दे रखा है, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद दोस्तों आता है आर्टिकल नंबर 131, अनुच्छेद 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 131। और आर्टिकल 131 के अंदर दोस्तों क्या लिखा हुआ है, सुप्रीम के प्रारंभिक मूल क्षेत्राधिकार क्या है, सुप्रीम कोर्ट के क्या, सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक 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 यानी मूल क्षेत्राधिकार, मूल क्षेत्राधिकार मतलब सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कौन कौन से उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा कौन सा आएगा, केंद्र बनाम राज्य विवाद, क्या है, केंद्र बनाम राज्य विवाद, केंद्र बनाम राज्य विवाद मतलब केंद्र और राज्य के अंदर कभी विवाद होता है तो किस कौन सुलझाएगा, सुप्रीम कोर्ट का क्या प्रारंभिक मतलब प्रथम कर्तव्य है इनको सुलझाने का। तो केंद्र बनाम राज्य विवाद मतलब केंद्र और राज्य के मध्य विवाद को सुलझाया जाएगा। राज्य बनाम राज्य विवाद, राज्य बनाम राज्य विवाद मतलब राज्य और राज्य के अंदर, दो राज्यों के अंदर या दो से अधिक राज्यों के अंदर आपस में अगर विवाद होता है तो उनको क्या करवाएगा, ठीक है। और 3 नंबर में क्या, राज्य बनाम राज्यों के मध्य विवाद, राज्य बनाम राज्यों के मध्य विवाद मतलब राज्य के अंदर जब विवाद होता है तो वो भी किस में आता है, सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक मूल क्षेत्र अधिकार के अंदर आता है, किस में आता है, प्रारंभिक मूल क्षेत्र अधिकार के अंदर आता है। और जो लास्ट है 4 नंबर है वो क्या, केंद्र बनाम राज्यों के मध्य विवाद, क्या है, केंद्र केंद्र बनाम राज्यों के मध्य विवाद, राज्यों के मध्य विवाद, ठीक है। तो केंद्र बनाम राज्य विवाद, राज्य बनाम राज्य विवाद, राज्य बनाम राज्यों के मध्य विवाद और केंद्र बनाम राज्यों के मध्य विवाद में क्या है, सुप्रीम कोर्ट के ये क्या है, प्रारंभिक मूल क्षेत्र अधिकार है। तो प्रारंभिक मूल क्षेत्र अधिकार की बात करें तो कौन से नंबर आर्टिकल में है, आर्टिकल 131 के अंदर है, ठीक है। आर्टिकल 132 में दोस्तों लिख रखा है, अब अपीलीय क्षेत्राधिकार की बात करूं इसमें 3 अनुच्छेद आएंगे। अपीलीय क्षेत्राधिकार, अगर हमें क्या है सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी है तो किस किस क्षेत्र के अंदर हम कर सकते हैं, अपीलीय क्षेत्राधिकार। सबसे पहले कौन सा हमारा आर्टिकल, आर्टिकल आता है 32। एक आर्टिकल 31 में तो क्या था, प्रारंभिक मूल क्षेत्राधिकार। आर्टिकल 32 के अंदर दोस्तों क्या आता है, संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार, संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार, संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार। और फिर उसके बाद में आर्टिकल जो 33 है, आर्टिकल 33 में दोस्तों क्या लिखा हुआ है, दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार, क्या सुप्रीम कोर्ट के दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलीय
अपीलीय क्षेत्राधिकार। और आर्टिकल 33 के अंदर, आर्टिकल 34 के अंदर कौन सा आएगा? आर्टिकल 34 के अंदर आएगा सुप्रीम कोर्ट के फौजदारी, सुप्रीम कोर्ट के फौजदारी, कौन से? सुप्रीम कोर्ट के जो फौजदारी अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार। अब आप देखो, अपील का मतलब हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर किस किस को लेकर अपील कर सकते हैं? संवैधानिक अपील, मतलब संविधान से संबंधित कोई मामला है तो हम क्या है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेकर जा सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 33 के तहत दीवानी मामले, दीवानी मामले मतलब जो जैसे गृह क्लेश हो गया, ठीक है, और जो आपस में छोटा मोटा विवाद होता है, मतलब दीवानी। और फौजदारी मतलब लड़ाई झगड़े से संबंधित जो वाद होते हैं ना, विवाद होते हैं, वो फौजदारी होते हैं। और जो लड़ाई झगड़े से संबंधित अगर विवाद को हमें क्या ले जाना है, तो आर्टिकल 34 के अंदर क्या कर सकते हैं हम, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ले जा सकते हैं। तो आर्टिकल 132 के अंदर संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार है, आर्टिकल 33 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार है, और आर्टिकल 34 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट के फौजदारी अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो तीन जो है अपील हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे आर्टिकल 136, अनुच्छेद 136 नंबर, अनुच्छेद 136। और आर्टिकल 136 के अंदर क्या लिखा हुआ है? विशेष इजाजत से किसी मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट से करवाना, ठीक है। विशेष इजाजत से, विशेष इजाजत, विशेष इजाजत से किसी मामले, क्या? विशेष इजाजत से किसी मामले की सुनवाई, किसी मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में करवाना। मतलब क्या? अगर हम क्या, कोई मामला हाई कोर्ट के अंदर होता है, अधीनस्थ न्यायालय के अंदर होते हैं, जिला न्यायालय हो गया जैसे, ठीक है, अगर हम क्या उसकी सुनवाई से हम संतुष्ट नहीं है तो हम विशेष इजाजत प्राप्त करके, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से हमें क्या करनी पड़ेगी, विशेष इजाजत प्राप्त करनी पड़ेगी। और हम तो क्या उस मामले की सुनवाई हम कहां पर करवा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के अंदर करवा सकते हैं। तो आर्टिकल 136 में क्या है? विशेष इजाजत से किसी मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में करवाना, ठीक है। और अनुच्छेद उसके बाद में आता है 137, 137 नंबर आर्टिकल के अंदर दोस्तों क्या है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय पर पुनः विचार किया जा सकता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय पर, दिए गए निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुनर्विचार किया जा सकता है, पुनर्विचार किया जा सकता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ही क्या किया जा सकता है, मतलब ये हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या, कोई भी मामला उसकी सुनवाई का अंतिम निर्णय ले लिया, मान लो, ठीक है। और अगर सुप्रीम कोर्ट को लगे कि क्या हमारे द्वारा जो दिया गया निर्णय है ना, वो हमने क्या गलत ले लिया, ठीक है, मतलब कोई झूठे सबूत लेकर आए, ठीक है, उसके जरिए क्या हमने कोई गलत निर्णय ले लिया, तो सुप्रीम कोर्ट क्या उस मामले को क्या वापिस जांच करेगी, मतलब पुनर्विचार, उस पर क्या वापिस जो विचार करके क्या उसकी दोबारा सुनवाई कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पुनर्विचार की जो शक्ति है, ठीक है, वो किसके अंदर है? आर्टिकल 137 नंबर के अंदर है। उसके बाद में आता है हमारा आर्टिकल 138। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्टिकल 138 के अंदर क्या लिखा हुआ है? संसद विधि बनाकर सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता में वृद्धि कर सकती है। मतलब सुप्रीम कोर्ट है, अगर उसके अधिकार में वृद्धि करनी है तो क्या करना पड़ेगा? संसद को क्या करना पड़ेगा? कानून बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, ऐसे मत लिखो आप, सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता, अधिकारिता, सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता में वृद्धि हेतु, सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता में, सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता में वृद्धि हेतु
संसद विधि बनाएगी, ठीक है, संसद विधि बनाएगी। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट में मतलब शक्ति में अगर वृद्धि करना है और अगर उसको अधिकार देना है तो किसके पास है, संसद के पास है। किसके पास है, संसद के पास है, ठीक है। और तो आप इसको एक बार क्या है नोट कीजिए। और अब जो हमारा लास्ट जो अनुच्छेद है सुप्रीम कोर्ट का, मेन जो हमारे काम का है वो है आर्टिकल 143। उसमें क्या परामर्शी क्षेत्राधिकार है, सुप्रीम कोर्ट की परामर्शी शक्ति, अनुच्छेद आर्टिकल 143। कौन सा इसमें, परामर्शी, परामर्शी, परामर्शी क्षेत्राधिकार, क्षेत्राधिकार, परामर्शी क्षेत्राधिकार शक्ति कहां से ली गई है, कनाडा से ली गई है। कौन सी शक्ति, परामर्शी, मतलब क्या परामर्श मांग सकती है राष्ट्रपति से, ठीक है, परामर्श ले सकती है निर्णय देने के लिए। तो वो शक्ति किसके अंदर है, आर्टिकल 143 के अंदर है। तो अब ने हमने क्या किया है, 124 से लेकर जो 147 के बीच में आर्टिकल आते हैं, हमने उनकी पूरी पूरी क्या है जो मेन मेन अनुच्छेद थे उनकी पूरी बात कर ली है, ठीक है। तो हमारा टॉपिक कौन सा कंप्लीट होता है, सर्वोच्च न्यायालय, जिसकी हमने क्या है बातें की हैं 2 क्लास के अंदर आपसे। तो उम्मीद करता हूं कि समझ आया हो, आपको समझ आया होगा। तो मेन बात तो इसमें क्या आपको रट्टे मारने वाली बात है, इसमें अनुच्छेद है और अनुच्छेद आपको क्या है याद करने पड़ेंगे, मतलब रटना पड़ेगा, मेन बात ये है, ठीक है। आंख मीच कर रटो, चाहे कैसे ही रटो, रटना पड़ेगा, ठीक है, तभी याद होंगे अनुच्छेद। बार बार लिखने से, ठीक है, रफ कॉपी लो और उसको बार बार जैसे अनुच्छेद को लिख लेके आप याद करोगे ना तो ये क्या आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हाई कोर्ट, कल हम क्या करेंगे, हाई कोर्ट पढ़ेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।